हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बाकी टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर किया। तो हमने जो सबसे पहला टॉपिक कवर किया था वो था रूल्स फॉर हेल्दी लिविंग, मतलब स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना चाहिए, जिसमें हमने देखा ईटिंग हैबिट्स एंड फूड हैबिट्स के बारे में। एंड अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं, नेक्स्ट टॉपिक हमने किया था पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंड हमने जो पहला टॉपिक था जो माउथ था उसके साथ स्टार्ट किया था, जिसमें हमने माउथ के अंदर जो लिप्स हैं एंड टीथ हैं उन टॉपिक्स को कवर कर लिया था। तो माउथ के अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीज आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगी। एक तो लिप्स है, उनका एक पर्टिकुलर रोल है। उसके बाद जो टीथ है वो खाने को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। उसके अलावा आती है आपकी टंग, जो प्रॉपरली लाइक फूड को मिक्सअप करती है। एंड इसके अलावा माउथ में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। तो माउथ के अंदर ये चार चीजें हैं, लिप्स हो गए आपके, टीथ, टंग एंड एंजाइम्स। तो हमने माउथ में लिप्स एंड टीथ तो कवर अप कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है वो है टंग। द मेन फंक्शन ऑफ टंग इज टेस्ट रिसेप्शन एंड मिक्सिंग ऑफ द फूड थॉरली विद सलाइवा। तो जो टंग है उसका मेन फंक्शन है टेस्ट रिसेप्शन, मतलब टेस्ट को पहचानना। सेकंड मेन फंक्शन है मिक्सिंग ऑफ द फूड थॉरली विद सलाइवा, मतलब खाने को प्रॉपरली सलाइवा के साथ मिक्स करना। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सलाइवा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। तो टंग का रोल है खाने को सलाइवा के साथ प्रॉपरली मिक्स करना। It consists of taste buds for taste reception, which renew after every 10 days. And एक note भी given है, if a person is not getting taste due to some medication or illness, then after 10 days he can have taste like a normal as the taste buds will get renewed. तो अगर कोई पर्सन है, अगर वो किसी इलनेस से गुजर रहा है या फिर वो किसी मेडिकेशन पे है, तो हो सकता है उसे खाने का टेस्ट ना आ रहा हो, बट आफ्टर फ्यू डेज उसे वापस टेस्ट आने लगेगा, क्योंकि जो टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स का काम क्या है, टेस्ट को पहचानना। जो टेस्ट बड्स हैं वो हर 10 दिन में रिन्यू होते रहते हैं। तो अगर किसी पर्सन को टेस्ट नहीं आ रहा है किसी भी रीजन से, आफ्टर फ्यू डेज उसको दोबारा से टेस्ट आने लगेगा, क्योंकि टेस्ट पर वापस रिन्यू हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टंग के 6 टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब कौन से टाइप के टेस्ट होते हैं जो हमारी टंग पहचान सकती है। तो मेजरली 6 टाइप के टेस्ट होते हैं। जो पहले 4 हैं वो फंडामेंटल है, मतलब वो सबसे बेसिक टेस्ट होते हैं। एंड टोटल होते हैं 6 टाइप। तो अगर आप इसे इसी ऑर्डर में याद रखो तो कन्वीनियंट है। जब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ आ जाएगा क्यों इसे ऑर्डर में याद करना है। तो सबसे पहला टेस्ट है स्वीट, सेकंड है सॉल्टी, थर्ड है सोर, फोर्थ है बिटर, फिफ्थ है पंजेंट एंड सिक्स्थ है एस्ट्रिंजेंट। ठीक है, तो ये 6 टेस्ट है जो हमारी टैंग पहचानती है। स्वीट का मतलब मीठा, सॉल्टी का मतलब नमकीन, सौर का मतलब खट्टा, बिटर का मतलब कड़वा, पंजेंट का मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर तीखा, एंड लास्ट है एस्ट्रिंजेंट। अब मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डायग्राम, अगर आप टंग की जो टिप है वहां से अगर आप पीछे की तरफ जाओ, तो टेस्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका स्वीट जो आगे की तरफ है, फिर उसके पीछे है सॉल्टी, तो राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों तरफ सॉल्टी है। फिर उसके और पीछे फिर है सोर, इस साइड सोर है। एंड एकदम पीछे की तरफ है आपका बिटर। तो इसी वजह से आपको, अगर आप याद करो तो इसी ऑर्डर में याद करो, तो स्वीट, सॉल्टी, सोर, बिटर। तो सबसे पहला है स्वीट मतलब मीठा, फिर सॉल्टी मतलब नमकीन, फिर है सोर माने खट्टा, फिर आता है बिटर, बिटर माने कड़वा। ठीक है, पंजेंट का मतलब हो गया तीखा। एस्ट्रिंजेंट वो टेस्ट होता है जिसको खाने के बाद आपको नम्बनेस सा फील होता है, लाइक आपकी जो टंग है एकदम नम सी हो जाती है। तो एस्ट्रिंजेंट वो टेस्ट होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे,
रोल ऑफ द डिफरेंट क्रेनियल नर्व ऑन टंग फंक्शनिंग। तो ये कह रहा है कि हमारे टंग की जो फंक्शनिंग है उसमें क्रेनियल नर्व्स का क्या रोल है। तो दो टाइप की नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी में, एक है स्पाइनल नर्व्स, दूसरी होती है क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व से आप समझ जाओगे वो नर्व जो स्पाइन की तरफ से बाहर निकल रही है। एंड जो क्रेनियल नर्व है जो हमारा हेड रीजन है उसको हम क्रेनियल एरिया भी कहते हैं। तो वो नर्व्स जो हेड के एरिया से निकल रही हैं या फिर जो क्रेनियल पार्ट से निकल रही हैं उनको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो इन टोटल जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो होती हैं 12 इन नंबर, मतलब 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं जो क्रेनियल नर्व्स है वो कैसे टंग की फंक्शनिंग में हेल्प करती है। फर्स्ट है मूवमेंट ऑफ टंग, मतलब टंग मूव कर पा रही है, वो कंट्रोल करती है आपकी नंबर 9 एंड नंबर 12 की क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड 12 कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ टंग। सेकंड है हॉट एंड कोल्ड एंड पेन, मतलब सर्दी गर्मी का पहचान करना और दर्द का एहसास, ये पता लगाती है आपकी क्रेनियल नर्व नंबर 5। फिर आता है टेस्ट। टेस्ट पहचानती है आप टेस्ट आप पहचान पाते हो क्योंकि क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड 9 उसे कंट्रोल कर रही है। एंड टंग का जो आखिरी हिस्सा है वो कंट्रोल होती है क्रेनियल नर्व नंबर 11 एंड 12 से। अब क्वेश्चन ये है कि अब हमें इन क्रेनियल नर्व्स को जानने की जरूरत क्या है। सपोज कर लेते हैं अगर किसी पर्सन को टेस्ट में इशू आ रहा है तो हम न्यूरोथेरेपी में क्या कर सकते हैं। हमें ये पता है कि क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड 9 टेस्ट के एरिया को कंट्रोल कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वो पॉइंट दबा सकते हैं हमारे बॉडी में जो क्रेनियल नर्व नंबर 7 एंड 9 को स्टिमुलेट करेगा। तो अगर क्रेनियल नर्व 7 एंड 9 स्टिमुलेट होंगी तो जो टेस्ट का इशू था वो खत्म हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस वजह से इन नर्व्स को जानना जरूरी था ताकि हम इनडायरेक्टली इन जो फंक्शनिंग है उनको भी कंट्रोल कर पाए। तो ये सारी क्रेनियल नर्व्स हैं जो टंग के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। The tongue should be clean and pinkish. If tongue is white or yellowish or having a covering, it shows that liver functioning is not proper. तो जनरली आपकी जो टंग है वो क्लीन होनी चाहिए और पिंकिश होनी चाहिए। अगर टंग पे किसी भी तरह की कोटिंग है लाइक वाइट या येलोइश कोटिंग है, इसका मतलब है आपका लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये कोटिंग चढ़ कैसे जाती है। सपोज कर लीजिए कभी भी जैसे आपको बुखार हो गया तब भी आपको खाना खाने का मन नहीं करता क्योंकि आपको तो उस समय स्वाद नहीं आ रहा होता। सपोज करते हैं किसी पर्सन को फीवर है, ठीक है, तो बॉडी क्या करती है उस फीवर से फाइट करती है, मतलब फीवर है या बुखार है वो खत्म हो जाए इसलिए बॉडी क्या करती है, वो फाइट करती है। लेकिन अगर आप ज्यादा खाना खाओगे उस टाइम पे तो बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उस खाने को पचाने के लिए भी। तो बॉडी अवॉइड करती है कि खाना हमारी बॉडी में ज्यादा ना जाए। इस वजह से हमारी बॉडी एज अ प्रोटेक्टिव मेजर हमारी जो टंग है उस पे कवरिंग चढ़ा देती है, एक कोटिंग चढ़ा देती है ताकि आपको टेस्ट फील ना हो। आपको टेस्ट फील नहीं होगा तो आप ज्यादा खाना भी नहीं खाओगे। तो ये एक प्रोटेक्टिव मेजर है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोटिंग चढ़ी भी है इसका मतलब है आपका जो पाचन है या फिर जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कुछ गड़बड़ी चल रही है। एंड दूसरी चीज है हो सकता है लिवर फंक्शनिंग भी प्रॉपर ना हो आपकी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफिकल टंग। जियोग्राफिकल टंग एक वन ऑफ द सिचुएशन है जो हो सकती है, a condition that cause patches on the tongue resembling to smooth and red island। कई बार देखा होगा अगर आपके जो टंग है उस पे लाल रंग के निशान आ जाए या लाल रंग के दाने आ जाए, उस सिचुएशन को हम कहते हैं जियोग्राफिकल टंग। ठीक है, एंड ऐसे जो लोग होते हैं जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है ज्यादातर उन लोगों का मोशन ठीक नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज वो थोड़े से कमजोर होते हैं क्योंकि उनका डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं होता। दे शुड ट्रीट देयर मोशन फर्स्ट देन मूव टू एनी अदर ट्रीटमेंट। तो अगर किसी भी पर्सन को ऐसे लाइक जोग्राफिकल टंग की जो इश्यू है उसको ठीक करना हो तो सबसे पहली चीज है वो अपने मोशन को क्लियर करें, प्रॉपर करें,
उसके बाद किसी ट्रीटमेंट के लिए जाएं। तो ये था ज्योग्राफिकल टंग। अब हम बढ़ते हैं ब्लैक पैचेस ऑन टंग। अब हमने ये तो देख लिया कि जो आपकी टंग है उस पे लाल रंग के पैचेस आ सकते हैं, लाल रंग के दाने आ सकते हैं। लेकिन कई लोगों में आपने ये भी देखा होगा कि जो टंग है उसमें ब्लैक कलर के पैचेस आने लग जाते हैं, मतलब काली जबान जिसे हम कहते हैं वो आने लग जाते हैं। अब उसका रीजन क्या है? If black patches are there on the tongue, it shows there are toxin in person's stomach or intestine. Also, deficiency of vitamin B12 or niacin can also be a reason. This is called as pellagra. तो अगर किसी पर्सन के टंग पे ब्लैक कलर के पैचेस है तो उसका वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि उसके स्टमक में या इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, जिस वजह से ब्लैक पैचेस आ रहे हैं। इसके अलावा अगर विटामिन B12 की या नियासिन की कमी होगी हमारे बॉडी में तब भी बॉडी में ब्लैक पैच आ सकते हैं। जो विटामिन B12 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो बनती हैं हमारे विटामिन B12 के मौजूदगी में, ठीक है। लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो वो प्रॉपरली बन नहीं पाएंगे और हमारे बॉडी में एक कालापन सा आने लग जाएगा, ठीक है। अगर टंग पे पैचेस आ रहे हैं, ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, तो हो सकता है विटामिन B12 या नियासिन की भी कमी हो। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम कहते हैं पेलाग्रा। तो ब्लैक पैचेस ऑन टंग इट इज कॉल्ड एज पेलाग्रा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सलाइवा। हम लिप्स कंप्लीट कर चुके हैं, टीथ कंप्लीट कर चुके हैं, अब टंग जो है उसको भी हम प्रॉपरली कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं सलाइवा के ऊपर। अराउंड 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा इज प्रोड्यूस इन अ डे। Three pairs of salivary glands in the mouth are sublingual gland, submandibular gland and parotid gland. तो ये कह रहा है हमारी जो बॉडी है वो पूरे दिन में करीब 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस करती है। मतलब 24 आवर्स में हमारी बॉडी के अंदर 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एंड ये प्रोड्यूस कैसे होता है? क्योंकि हमारा जो माउथ है उसमें 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन माउथ। फर्स्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड, ये हो इट इज अंडर द टंग। सबलिंगुअल का मतलब क्या है? लिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुअल वर्ड आया है लिंग्विस्टिक से। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज हम यूज करते हैं टंग से, ठीक है। तो वो ग्लैंड जो टंग के नीचे की तरफ हैं उनको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। तो दो दो ग्लैंड होते हैं जो हमारे टंग के नीचे की तरफ होते हैं, तो वो हो गया सबलिंगुअल ग्लैंड। सेकंड है सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इट इज अंडर द जॉ। एक नोट है, बट इट सेक्रेशन इज फ्रॉम अंडर द टंग। तो सब मैंडिबुलर, मैंडिबल का मतलब होता है जॉस, जो ये जॉस होते हैं इनको हम कहते हैं मैंडिबल। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड का मतलब वो ग्लैंड जो आपके जॉस के नीचे हैं। अगर आप यहाँ पे टच करोगे आपको फील हो जाएगा, वो ग्लैंड्स आपको फील हो जाएंगे। इन ग्लैंड्स को हम कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो नोट ये कह रहा है कि ये जो ग्लैंड है भले ही ये जॉ के नीचे हो, लेकिन इनकी जो सेक्रीशन निकलती है वो टंग के नीचे से ही निकलती है, ठीक है। तो ये है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। फिर आता है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड है साइड ऑफ द ईयर्स, मतलब इस तरफ आपके होते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ऑटिड, ये जो पैरोटिड है इसमें जो ऑटिड है, ऑटिड का मतलब होता है ईयर, ठीक है। तो इसलिए पैरोटिड का मतलब ईयर के साथ में। These three glands get blood supply from external carotid artery. तब ये जो 3 ग्लैंड है ताकि प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, इस वजह से इनको जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो इन 3 ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अब हम आ जाते हैं एक नोट पे, एंड ये जो नोट है प्रॉपरली पैरोटिड ग्लैंड से रिलेटेड है, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड वन ऑफ द मेन ग्लैंड है इन 3 ग्लैंड में से, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड इज बिगेस्ट आउट ऑफ द 3। इट इज कंट्रोल्ड बाय 9th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये जितने भी हमने अभी 3 ग्लैंड पढ़े, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड पैरोटिड ग्लैंड, तो पैरोटिड ग्लैंड उन तीनों ग्लैंड, इन दोनों ग्लैंड में से सबसे बड़ा है। एंड ये इट इज कंट्रोल्ड बाय 9th क्रेनियल नर्व।
जो 9th क्रेनियल नर्व है वो पैरोटिड ग्लैंड को कंट्रोल करती है। Swelling in these glands are called as mumps and it is due to a virus। मतलब अगर इन ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं अगर वहां पे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाए उसको हम कहते हैं मम्प्स। मतलब इस डिजीज को हम कहते हैं मम्प्स और ये जनरली किसी वायरस के वजह से होती है एंड ज्यादातर ये आपको बच्चों में देखने को ज्यादा मिलेगी। सिनोनिम्स, कान पेड़ा या फिर कान फूलना। तो मतलब ये जो पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है उसके जो पर्यायवाची है या जो सिनोनिम्स है वो होता है कान पेड़ा या फिर कान का फूलना। तो इन दो नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इसके अलावा इन दिस पर्सन कैन शो सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग बिलो द ईयर, थ्रोट और चीक्स एंड फीवर। मतलब अगर किसी पर्सन को मम्स की शिकायत आ रही है तो हो सकता है उसके कान के इस तरफ की तरफ या पीछे की तरफ सूजन आ जाए, थ्रोट्स में भी सूजन आ सकती है और गालों की तरफ भी सूजन आ सकती है। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मेल्स his testes start to swell and if it do not get operated then it start to constrict on its own. It happens once in a lifetime. 1 out of 10,000 can happen twice. If not operated then it can lead to male impotency। मतलब ये कह रहे हैं अगर किसी मेल में ये इशू आ जाए मम्स के तो चांसेस हैं कि जो टेस्टीज हैं तो वो स्वेल करने लग जाएं। ठीक है, अगर वो स्वेल करने लग जाते हैं और लाइक विद इन 8 to 10 days उन्हें ट्रीट ना किया जाए तो पॉसिबिलिटी है जो टेस्टीज है वो अपने आप में ही कॉन्स्ट्रिक्ट होना सिकुड़ना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो एक सिकुड़ना स्टार्ट कर दें। ये होती तो लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम है, लाइक कहते हैं जो चिकन पॉक्स है वो भी वंस इन अ लाइफ टाइम होता है, सिमिलरली ये भी वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। बट आउट ऑफ 10,000 केसेस किसी एक पर्सन में ये 2 बार भी हो सकता है। तो अगर 2 बार हो रहा है एंड सेकेंड टाइम भी टेस्टीज जो है उसमें स्वेलिंग आ जाए, ठीक है, और पर्सन ट्रीट ना करे तो पॉसिबिलिटी है कि जो सेकेंड टेस्टी है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दे विच कैन लीड टू मेल इम्पोटेंसी। तो मेल्स को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए अगर मम्स की शिकायत उनको आ रही है तो ये हमने पढ़ लिया कि सलाइवा में कितने टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और खास तौर पे पैरोटिड ग्लैंड को हमने थोड़ा अच्छे से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ये है कॉम्पोनेंट ऑफ सलाइवा। मतलब सलाइवा के अंदर वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला है टाइलिन केमिकल। जो टाइलिन केमिकल है वो क्या करता है, इट हेल्प्स पैंक्रियास टू डाइजेस्ट द स्वीट आइटम। मतलब जो टाइलिन है वो पैंक्रियास की बाद में जाके हेल्प करेगा कि वो स्वीट आइटम्स को डाइजेस्ट कर ले। मतलब जो खाना हम खा रहे हैं उसमें जो स्वीट है उसको टाइलिन डाइजेस्ट कर लेगा। सेकेंड पॉइंट है इम्यूनोग्लोबुलिन एंड लाइजोजाइम्स। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल बैक्टीरिया। मतलब खाना अगर हमारे मुंह में जा रहा है उसमें कोई भी बैक्टीरिया है तो हमारे सलाइवा में इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं एंड लाइजोजाइम्स होते हैं जो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसके अलावा है क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग का मतलब होता है घाव का भर जाना। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा अगर आपको कोई कट आ गया है, ठीक है, या जहां से खून निकल रहा है अगर आप उसे चाट लो, ठीक है, तो वहां से खून आना बंद हो जाता है क्योंकि हमारे ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और सलाइवा अगर वहां पे लगाते हैं तो वो जो कट है वो हील होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो घाव भरने लग जाता है। इसलिए हमारे सलाइवा में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। इसके अलावा है सोडियम। हमारे सलाइवा में सोडियम भी होता है, मतलब Na। इट हेल्प टाइलिन टू डाइजेस्ट द स्वीट आइटम। तो सोडियम क्या करता है, वो टाइलिन को हेल्प करता है कि वो स्वीट आइटम्स को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने देखा वो था कंपोनेंट ऑफ सलाइवा। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टाइलिन इन सलाइवा कि ये जो टाइलिन केमिकल है ये कितना इंपॉर्टेंट है। One should chew properly. This will allow saliva to mix properly with food. Tyline, it is an enzyme that helps in breakdown of carbohydrate. Another name of tyline is salivary amylase। ठीक है, तो अब ये है कि हमारे सलाइवा में जो टाइलिन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमें हमेशा कहा जाता है खाने को प्रॉपर्ली च्यू करके खाना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं ताकि सलाइवा प्रॉपर्ली खाने के साथ मिक्स हो जाए
एंड उसमें जो टाइलिन केमिकल है, मतलब वो जो एंजाइम है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है। ठीक है। एंड अनदर नेम ऑफ टाइलिन इज सलाइवरी अमाइलेज, मतलब टाइलिन को आप सलाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जानते हो। अब ये जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मतलब आपकी बॉडी में जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। और आप देख सकते हो हमारे सलाइवा में जो टाइलिन है या जो सलाइवरी अमाइलेज है, वो मुंह में जाते ही कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर देता है। इसी वजह से अगर आप कोई स्वीट आइटम या चॉकलेट खाते हो या टॉफी खाते हो, आपको थोड़ी एनर्जी सी फील होती है। वो आपको इसीलिए ही फील होती है क्योंकि मुंह में ही कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो गया एंड आपको इंस्टेंट एक एनर्जी मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंस है टाइलिन की सलाइवा में। एक नोट पढ़ लेते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं एंड को एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर द बायोकेमिकल और द बायोकैटलिस्ट that increase the speed of the process. Any other chemical that help the enzyme in its functioning is called as the coenzyme. अब एंजाइम होते क्या हैं, एंजाइम होते हैं, ये होते हैं बायोकेमिकल्स होते हैं या फिर बायोकैटलिस्ट होते हैं कि वो कोई भी प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। प्रोसेस चल रहा है डाइजेशन का, ठीक है, तो ये जो केमिकल है उस डाइजेशन के प्रोसेस को स्पीड कर देंगे, तो ये होते हैं एंजाइम। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट और द बायोकेमिकल विच विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ एनी प्रोसेस। अब कोएंजाइम क्या होते हैं, एक कोई भी सब्सटेंस जो किसी एंजाइम को हेल्प करता है, मतलब उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करता है, उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ कंपोनेंट ऑफ सलाइवा में पढ़ा सोडियम, सोडियम हेल्प टाइलिन, सोडियम हेल्प टाइलिन टू डाइजेस्ट द स्वीट आइटम। तो जो सोडियम होगा वो होगा हमारा कोएंजाइम, क्योंकि टाइलिन हमारा एंजाइम है एंड सोडियम टाइलिन को हेल्प कर रहा है, तो सोडियम हमारा कोएंजाइम हो गया। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट एंजाइम एंड कोएंजाइम का। अब हम थोड़ा अब डिटेल में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं लाइक कंपोनेंट ऑफ सलाइवा, बट वो एक ओवरव्यू था, ऊपर से हमने पढ़ लिया था। बट हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि और क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो कंपोनेंट है सलाइवा के, ये बस आप एक बार ऊपर से नजर मार लो, इनको एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ये कंपोनेंट होते हैं सलाइवा में। ठीक है। तो अगर हम एंजाइम देखें, हमारे सलाइवा में एंजाइम कौन से होते हैं, टाइलिन एंजाइम होता है, माल्टेज होता है, लिंगुअल लाइपेज है, लाइजोजाइम्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स हैं एंड कैलिक्राइन है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रोटीन्स हैं आपके, मायोसिन, एल्बुमिन, ब्लड ग्रुप ऑफ एंटीजन एंड फ्री अमीनो एसिड। फिर आता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन, मतलब यूरिया, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड, ज़ैंथीन एंड हाइपोज़ैंथीन। इसके अलावा हमारे सलाइवा में इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट एंड गैसेस होती हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो ये वाला जो कंपोनेंट ऑफ टॉपिक है ये थोड़ा डिटेल में है, तो इसे आप बस ऊपर से देख लीजिए। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है इसमें कंपोनेंट ऑफ सलाइवा में हम उनका फंक्शन भी बता रहे हैं। ठीक है। तो ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमने डिटेल में बताया कंपोनेंट ऑफ सलाइवा एंड उसके फंक्शनिंग। सबसे पहला है टाइलिन। जैसे हम देख ही चुके हैं, जो टाइलिन है या फिर जो सलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज एक ही चीज है। इट हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन में। सेकेंड है आपका माल्टेज। माल्टेज क्या करता है, इट विल कन्वर्ट माल्टेज शुगर इनटू ग्लूकोज। तो माल्टेज का फंक्शन है जो शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फिर आता है आपका लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज क्या करता है, इट विल डाइजेस्ट ट्राइग्लिसराइड इन माउथ। जो ट्राइग्लिसराइड है हमारे माउथ में, उसको लाइपेज, लिंगुअल लाइपेज डाइजेस्ट करता है। फिर है लाइजोजाइम। लाइजोजाइम हम पढ़ ही चुके हैं, इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है। एंड ये जो लाइजोजाइम्स है आपको हमारे बॉडी के दूसरे हिस्सों में भी मिल जाएंगे, जैसे कि टीयर्स, स्वेट और अदर बॉडी फ्लूइड।
तो मतलब यही लाइसोजाइम आपके सलाइवा में भी है, लेकिन आपको स्वेट में और टीयर्स में भी मिल जाएंगे। फिर हम आते हैं फॉस्फेट के अंदर। ये फॉस्फेट की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग कैल्शियम इन द बॉडी। हमारे बॉडी में कैल्शियम अगर है तो फॉस्फेट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ रही है। एंड जो फॉस्फेट है वो दो टाइप के होते हैं, एसिडिक एंड अल्कलाइन फॉस्फेट। ठीक है। इसके अलावा होता है हमारे सलाइवा में कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है और ये मिलते हैं आपको रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल्स के लिए। इट कन्वर्ट ऑक्सीजन इनटू वाटर। It convert carbon dioxide and water into carbonic acid and carbonic acid into water and carbon dioxide। तो कार्बोनिक अनहाइड्रेट का ये रोल होता है। इसके अलावा हमारे कैलिक्राइंस होते हैं, ये आपको आपके ब्लड के प्लाज्मा में मिल जाएंगे, यूरिया में मिल जाएंगे। टिश्यूज में ये इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो वैसो डायलेटर का काम करते हैं। वैसो डायलेटर का मतलब, वैसो का मतलब वेसल्स, डायलेटर का मतलब उन्हें एक्सपैंड करना। तो वेसल्स को एक्सपैंड करने में हेल्प करते हैं कैलिक्राइन। इसके अलावा इट प्रोड्यूस किनिन विच इज अ पॉलीपेप्टाइड ग्रुप। इसको इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किनिन का इंपॉर्टेंट क्या है? इट रिड्यूसेस हाइपरटेंशन, इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन कैपिलरीज। तो ये थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में चला गया टॉपिक, बट ऊपर से आप देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइलिन को आपको याद रखना है, माल्टेज याद रखना है, लिंगुअल लाइपेज आपको याद रखना है, लाइजोजाइम्स का इंपॉर्टेंट याद रखना है। फॉस्फेट का बस आप इतना याद रख लो कि इंपॉर्टेंट इन इंक्रीजिंग कैल्शियम इन द बोन्स। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेट का सिर्फ आप याद रख सकते हो कि इट इज हेल्पफुल इन आरबीसी एंड ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है एंड वाइसा वर्सा। इसके अलावा कैलिक्राइन जो है सलाइवा में, वो हेल्प करते हैं, वो मिलते हैं आपको ब्लड के प्लाज्मा में, इतना आप याद रख लो। और जो किनिन होते हैं वो हाइपरटेंशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इतना ही आप याद कर लो कंपोनेंट और फंक्शन ऑफ सलाइवा में, तो इतना इनफ रहेगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था उसमें हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए। उसमें हमने टंग के बारे में पढ़ा कि उनकी फंक्शनिंग क्या है, एंड टेस्ट के बारे में पढ़ा, कौन सी नर्व्स होती हैं, क्रेनियल नर्व्स जो टंग की मूवमेंट को कंट्रोल करती हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ इश्यूज जो आते हैं लाइक ज्योग्राफिकल टंग या फिर ब्लैक पैचेस ऑन टंग, उसके बारे में पढ़ा। इसके अलावा सलाइवा के बारे में पढ़ा कि कौन से ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड जो है हमारा मेजर ग्लैंड है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। कंपोनेंट ऑफ सलाइवा पढ़ा एंड उनके फंक्शंस को हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा अभी के लिए। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी एंड फूड इन द बॉडी। ठीक है, तो ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये थोड़ा समझने जैसा टॉपिक है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं तो बॉडी एनर्जी किस तरीके से ले रही है उससे। ठीक है, तो सबसे पहला ओवरव्यू है इसका। फूड वी ईट इट कन्वर्ट टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी, सेल्स यूजेस दिस एनर्जी फॉर वर्क। तो मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाना ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और हमें एनर्जी मिलती है, और जो सेल्स होते हैं वो उस एनर्जी को यूज करते हैं। ठीक है, बट अब ये तो ओवरव्यू था, बट अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है पॉइंट, फूड वी ईट। सबसे पहले हम खाना खाते हैं, इट कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज टू प्रोवाइड एनर्जी। मतलब हमने जो भी खाना खाया वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। हमारी जो बॉडी है वो एनर्जी से ग्लूकोज के फॉर्म में ही ले सकती है। तो जो खाना खाते हैं सबसे पहले वो ब्रेक डाउन होगा, उसको ब्रेक डाउन करने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तभी जाके सेल्स उस ग्लूकोज को यूज कर पाएंगे एनर्जी के लिए। इस वजह से कभी भी आप हॉस्पिटल में जाओ तो उनको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, खाना नहीं दिया जाता, ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि बॉडी डायरेक्टली ग्लूकोज ले सकती है। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, वो खाना कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर और उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स यूज करते हैं। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है रिमेनिंग ग्लूकोज कन्वर्ट टू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इनटू लिवर। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस। सपोज आपने खाना खा लिया, ठीक है, और हमारे बॉडी ने उसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया। सेल्स ने सारी ग्लूकोज को यूज किया अपने एनर्जी के लिए। अब जो सेल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट फिनिश हो गई, लेकिन हो सकता है अभी भी ग्लूकोज थोड़ा पड़ा हो, मतलब बचा हुआ हो। तो वो जो ग्लूकोज है वो वेस्ट नहीं जाता, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है। अब वो स्टोर कैसे हो रहा है? वो जो ग्लूकोज है वो हमारे लिवर में स्टोर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, एंड वो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होगा। मतलब कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आए जब आपको खाना ना मिल रहा हो, तो वो ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। तो जब कभी भी ग्लूकोज बच जाए तो वो पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, वो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, which mean conversion of glucose into glycogen is called as glycogenesis. When liver is full, then remaining glucose store under the skin in adipose tissue in form of fat. हो सकता है कोई पर्सन बहुत ज्यादा खाना खा रहा हो, सेल्स उसके फुली यूज कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बच रहा हो, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके लिवर में स्टोर होगा। लेकिन लिवर की भी अपनी कैपेसिटी है, ठीक है। जब लिवर फुल हो जाएगा, मतलब पूरा उसमें ग्लाइकोजन अच्छे से भर चुका है, लेकिन अब लिवर और ग्लूकोज और ग्लाइकोजन अब स्टोर नहीं कर सकता, तब बॉडी क्या करेगी, वो जो रिमेनिंग ग्लूकोज बचा हुआ है अब वो फैट में कन्वर्ट होगा और हमारे स्किन के अंडर स्टोर होगा। हमारी स्किन के अंदर कुछ टिश्यूज होते हैं जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो वो एडिपोज टिश्यू उस ग्लूकोज को फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेंगे। इसी वजह से जब आप ज्यादा खाना खाओ कुछ दिन लगातार, तो आप मोटे इसलिए लगने लगते हो क्योंकि हमारे अब एडिपोज टिश्यू में ग्लूकोज फैट के फॉर्म में स्टोर होने लग रहा है, ठीक है। Even if glucose remain, it can store anywhere in the body. Note, this condition act as a risk for the body. ये कह रहे हैं, अब मान लीजिए अब जो एडिपोज टिश्यू है उनकी भी अपनी लिमिट है, ठीक है। वो भी अगर फुल हो जाए, उसके बाद भी अगर ग्लूकोज बच रहा है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? हो सकता है बंदा मोटा हो जा रहा है लेकिन फिर भी खाए जा रहा है, मतलब ग्लूकोज इतना ज्यादा बचे जा रहा है। तब बॉडी क्या करेगी, अगर हमारे एडिपोज टिश्यू भी फुल हो जाए, बॉडी उसे फैट में कन्वर्ट करेगी, और वो फैट हमारे बॉडी में किसी भी जगह स्टोर हो सकता है। मतलब वो हमारी ब्लड वेसल्स में स्टोर हो सकता है, हमारे हार्ट के पास स्टोर हो सकता है, हमारे ब्रेन की तरफ स्टोर हो सकता है, वो कहीं पे भी स्टोर हो सकता है। तो ये कंडीशन बहुत रिस्की है। सपोज कर लीजिए अगर वो आपके हार्ट के एरिया में या ब्लड वेसल में कहीं स्टोर हो गया, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपके ब्रेन की तरफ कहीं स्टोर हो गया, आपको स्ट्रोक आ सकता है, ठीक है। तो ये रिस्की कंडीशन है। इसलिए इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं लेकिन तब भी बहुत खाना जारी रखते हैं, तो उनको हमेशा रिस्क रहता है हार्ट अटैक का, ठीक है। तो ये प्रोसेस था। तो सबसे पहले हमने खाना खाया, उस खाने को हमारे बॉडी ने ब्रेक डाउन किया ताकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए, और हमारे सेल्स ने उस ग्लूकोज को यूज किया एनर्जी के लिए। अगर ग्लूकोज बच जाता है तो वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और हमारे लिवर में स्टोर होगा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन बार बार खाना खाए जा रहा है, सेल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है, ग्लूकोज बचे जा रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा अमाउंट में है, लिवर तो स्टोर करेगा, लेकिन जब लिवर की कैपेसिटी फुल हो जाएगी, तो वो सारा जो ग्लूकोज है फैट की फॉर्म में हमारे स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। जब एडिपोज टिश्यू भी फुल हो जाए तब भी ग्लूकोज बच रहा है, तो वो ग्लूकोज फैट के फॉर्म में हमारे बॉडी में कहीं भी स्टोर हो सकता है। तो ये है मैकेनिज्म एनर्जी का हमारे बॉडी के अंदर, मतलब कैसे एनर्जी स्टोर होती है हमारे बॉडी में। तो ये मैकेनिज्म है। इसके अलावा एक केमिकल रिएक्शन है जो हमने शायद 9th क्लास में पढ़ी थी। ये है C6H12O6 प्लस O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O दैट इज वाटर एंड ATP। तो ये कह रहा है कि कैसे हमारी बॉडी, क्योंकि ये जो C6H12O6 है वो है ग्लूकोज, O2 है ऑक्सीजन। तो ये कह रहा है कैसे जो सेल्स हैं
ग्लूकोज को यूज करते हैं एंड कैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हमारे सेल्स हैं C6H12O6 को मतलब ग्लूकोज को बॉडी में लेंगे, उसके बाद CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, H2O वाटर को बाहर निकालेंगे एंड ATP फिर बनेगी एनर्जी, वो एनर्जी काम में यूज होती है। ATP का मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हो एक बार। एंड अब है हमारा लास्ट टॉपिक जो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हम अच्छे से अभी पढ़ ही चुके हैं, बट थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता देता हूँ। टिश्यू मेड अप ऑफ सेल दैट स्टोर्स फैट, मतलब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। उन सेल से ही मिलकर हमारे टिश्यू बनते हैं। उन टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो एडिपोज टिश्यू सिंपल भाषा में वो टिश्यू होते हैं जो फैट को स्टोर करते हैं। जो मेल्स होते हैं, ऐसे टिश्यू मेल्स में बेली की तरफ या वेस्ट की तरफ पाए जाते हैं। मतलब ये टिश्यू सबसे ज्यादा आदमियों में होते हैं पेट की तरफ, एंड जो फीमेल्स हैं उनके होते हैं हिप्स के तरफ या फिर थाइस की तरफ। ठीक है, इस वजह से अगर कोई मेल पर्सन है ज्यादा खाना खाए तो उसका पेट बाहर आने लगता है। दूसरी तरफ अगर जो फीमेल्स हैं वो ज्यादा खाने खाने लग जाएं तो उनके जो बटक्स हैं या जो हिप्स हैं और जो उनकी थाइस हैं वो ज्यादा मोटी होने लग जाती हैं। तो ये है कंसेप्ट एडिपोज टिश्यू का। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हमने काफी टॉपिक अभी हमने कवर कर लिया है आज की वीडियो में। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक है हम उनको कवर अप करेंगे। थैंक यू।